छोटा बेटा अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे तेज प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखी। वह बोला, भाभी एक गिलास पानी दे दो। भाभी को यह बुरा लग गया। सोचने लगी, महल में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी मुझसे पानी मांग रहा है। गुस्से में बोली, अगर इतना ही बड़ा है तो जा रानी पद्मिनी को लेकर आ। ये सुनकर राजकुमार का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, जब तक रानी पद्मिनी को नहीं लाऊंगा इस घर का अन्न नहीं खाऊंगा। दरअसल रानी पद्मिनी कोई आम रानी नहीं थी। वो 7 समंदर के बीचों बीच बसे एक रहस्यमय राज्य में रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां, खतरनाक नाले और अथाह समुद्र तक पड़ते थे। लेकिन राजकुमार ने ठान लिया था। उसने वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, 2 घोड़े तैयार करवाओ। वजीर का बेटा बोला, रास्ता बहुत मुश्किल है, संभल कर सोचो। पर राजकुमार ने साफ कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं रानी पद्मिनी को लेकर ही लौटूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया गया। फिर राजकुमार और वजीर का बेटा रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप नाम के एक टापू में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। और वहां रानी का महल चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ रहता है। उन राक्षसों की किलेबंदी को तोड़कर महल में घुसना लगभग असंभव था। वजीर के बेटे ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। लेकिन राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, जब एक बार तीर तरकश से निकल जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। मैं अपने वचन को हर हाल में निभाऊंगा। वजीर का बेटा चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर से सफर शुरू किया। चलते चलते सूरज ढलने लगा और जैसे ही संध्या का समय आया, उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। वजीर का बेटा बोला, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, आगे बढ़ने से बेहतर है यहीं रुक जाएं। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तू कितना डरपोक है, कहाँ का खतरा, ये देख कितना हरा भरा और शांत बाग है। वजीर का बेटा बोला, आप माने या न माने, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। अंदर जाते ही दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। काटो तो खून नहीं, वातावरण एकदम बदल चुका था। कुछ तो गलत था। वजीर के लड़के ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, अब देख लिया ना नतीजा। राजकुमार बोला, अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि करें क्या। वजीर का बेटा बोला, एक ही रास्ता है, घोड़ों को इन पेड़ों से बांध दो और किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ने वैसा ही किया। घोड़े पेड़ों से बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा फैल गया और पूरा बाग सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार को नींद सी आने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से कोई आकृति हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आ रही है। दोनों उसे देखकर सन्न रह गए। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, उनकी रूह कांप उठी। वो एक परी थी। उसके हाथों में पानी से भरे 2 बर्तन थे। उसने उन्हें जमीन पर रखा और बाग में छिड़काव करने लगी। वो पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग महक उठा। अब तो राजकुमार और वजीर का लड़का पूरी तरह जाग गए। सवाल अब ये था कि ये परियां और क्या करने वाली थीं। हवा में उड़ती हुई एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ और परियां भी प्रकट हुईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वो कालीन जमीन पर बिछा दिए और जाने क्या किया कि पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो राजकुमार और वजीर के लड़के के प्राण जैसे मुंह को आ गए। इतनी रोशनी में तो कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट के बीच उन्हें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक दिशा से दूध जैसे सफेद फव्वारे फूटने लगे और उनकी चमक से सारा बाग नहा गया। तभी आसमान से कुछ परियां और उतरी। उनके हाथों में था एक रत्न जड़ित सिंहासन। उन्होंने वह सिंहासन एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा।
फिर सारी परियां एक सीधी पंक्ति में खड़ी हो गईं, जैसे किसी का स्वागत करने वाली हों। राजकुमार ने अपनी आंखें मलीं। क्या मैं सपना देख रहा हूं? वजीर का लड़का अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मैंने क्यों नहीं राजकुमार की बात मानी? पर अब क्या किया जा सकता था? अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वजीर के लड़के ने होठों पर उंगली रखकर राजकुमार को चुपचाप रहने का इशारा किया। उड़न खटोला जमीन पर उतरा और जैसे ही उसके द्वार खुले, उसमें से एक सजी संवरी परी बाहर निकली। उसके वस्त्र रेशमी थे, बालों में मोतियों की मालाएं झलक रही थीं। उसके चेहरे पर तेज और चाल में गरिमा थी। वो परियों की मुखिया थी। उसे देखते ही सारी परियां झुककर उसका अभिवादन करने लगीं और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा दिया। थोड़ी देर तक शाही खामोशी छाई रही। फिर मुखिया परी ने ताली बजाई। एक और परी धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, जाओ और उसे लेकर आओ।